आज सबसे पहले अमेरिकी सत्ता से जुड़ी इस खबर की बात करेंगे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसके केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क। इन दोनों की दोस्ती पिछले साल से पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही थी। दोनों जहां कहीं भी जाते थे एक दूसरे की खूब तारीफ करते थे, लेकिन 10 महीने की ये दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है। इन दो दोस्तों के बीच ऐसी अनबन हुई जो अब ग्लोबल हेडलाइन बन गई है। हर तरफ यही चर्चा है कि इन दोनों दोस्तों के बीच ये दुश्मनी वाला राउंड कब तक चलेगा, इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि अब ट्रंप और मस्क पूरी दुनिया के सामने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप और एलन मस्क कुछ दिन पहले तक दोस्ती की कस्में खा रहे थे। ट्रंप तो यहां तक कहते थे कि एलन मस्क के बिना उनकी फैमिली पिक्चर पूरी नहीं होगी। ये दोनों दुनिया की तस्वीर बदल देने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब इनकी दोस्ती वाली तस्वीर में दरार आ चुकी है, जिसकी वजह बना है ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल। यही बिल ट्रंप और मस्क की दोस्ती के बीच बुलडोजर बन गया है, जिसने दोनों की दोस्ती को कुचल दिया। वैसे तो इस बिल को लेकर ट्रंप और मस्क के बीच खटपट बहुत पहले शुरू हो गई थी। यह बिल 22 मई को हाउस से पास हुआ था। इसके साथ ही दोनों के बीच नाराजगी का पहला राउंड शुरू हो गया। एलन मस्क बिग ब्यूटीफुल बिल का आक्रामक तरीके से विरोध करने लगे। हालांकि शुरुआत में ट्रंप ने मस्क की आलोचना पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। ट्रंप बस इतना ही कहते रहे कि मस्क नाराज हैं, लेकिन हम दोस्त रहेंगे। लेकिन मस्क ने तय कर लिया था कि वो इस बिग ब्यूटीफुल बिल को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन्होंने डॉज से अलग होने का ऐलान कर दिया। मस्क के इतने बड़े कदम के बाद भी ट्रंप मस्क की तारीफ करते रहे। मस्क की नाराजगी बढ़ती रही। वो लगातार ट्रंप की नीतियों का विरोध करते रहे और ट्रंप बस यही कहते रहे कि उन्हें नहीं पता मस्क क्यों नाराज है। यानी इस लड़ाई के पहले राउंड में मस्क अटैकिंग तो ट्रंप डिफेंसिव मोड में दिखे। लेकिन जब मस्क नहीं माने तो ट्रंप का गुस्सा बढ़ गया और ये लड़ाई सार्वजनिक हो गई। मस्क ने आरोप लगाया कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव नहीं जीत सकते थे, तो ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क पूरी तरह थक चुके थे। मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश बताया, तो ट्रंप ने कहा कि मस्क इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने ईवी मैंडेट हटा दिया है। इसके बाद मस्क ट्रंप को यौन शोषण और तस्करी का आरोपी बताने लगे, तो ट्रंप ने मस्क को पागल तक कह दिया। मस्क ने यहां तक मांग कर दी कि अब ट्रंप की जगह जेडी वैंस को राष्ट्रपति बनाया जाए, जिसके बाद ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी दी है। यह मामला अभी शांत नहीं हुआ है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आगे की तैयारी कर रहे हैं। अब मस्क कुछ सांसदों के साथ मिलकर बिग ब्यूटीफुल बिल को सेनेट में पास होने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तो ट्रंप मस्क की कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकते हैं। मस्क महाभियोग के जरिए ट्रंप को कुर्सी से हटाने की योजना को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ट्रंप मस्क की कंपनियों के खिलाफ कानूनी जांच का आदेश दे सकते हैं। इस विवाद में ट्रंप और मस्क दोनों के अपने अपने दावे हैं। ट्रंप का कहना है कि मस्क को बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में सब कुछ पता था, तो मस्क कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं बताया गया। ट्रंप और मस्क के झगड़े पर हम आपको एक पूरी कुंजी दिखाएंगे, लेकिन पहले आप इस रील में ट्रंप मस्क फाइट के वीडियो सबूत देखिए। ओवल ऑफिस में जब ट्रंप ने मस्क को छेड़ा, उसके बाद मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को हथियार बना लिया और ट्रंप पर निजी हमले करने शुरू कर दिए। मस्क ने लिखा कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, यही वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। दरअसल एप्स्टीन केस एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल मामला है, जिसमें अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोप लगे थे। इस केस में दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आए थे। ये मस्क का ट्रंप पर निजी हमला था, जिससे ट्रंप बौखलाए और कहा कि मस्क इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो अपने फायदे की पॉलिसी चाहते हैं। मस्क का ट्रंप के खिलाफ इस हद तक जाना ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप और मस्क ने दोस्ती और दुश्मनी वाला ये खेल खेला है। मस्क और ट्रंप के रिश्तों में इससे पहले भी कड़वाहट रही है। इसीलिए हो सकता है कि ट्रंप अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले नारे के साथ मेक मस्क एनिमी अगेन वाला नारा भी लगाएं, क्योंकि वर्ष 2016 से पहले मस्क ट्रंप के विरोधी थे। पहली बार जब ट्रंप के राष्ट्रपति बने तो दोनों का रिश्ता ठीक हुआ। ट्रंप ने मस्क को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया। कुछ दिन बाद ही 2017 में मस्क ने आर्थिक सलाहकार परिषद से इस्तीफा दिया। वो ट्रंप के जलवायु समझौते से हटने के फैसले से नाराज थे। मस्क ने एक वक्त ट्रंप को अमेरिका के लिए गलत आदमी बताया था।
तो वहीं ट्रंप ने मस्क को एक बकवास आर्टिस्ट तक कहा था। लेकिन 2024 के राष्ट्रपति चुनाव ने इन रिश्तों को एक बार फिर बदल दिया। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मस्क ने ट्रंप को समर्थन दिया। मस्क ने ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए चंदा दिया। जीत के बाद मस्क को ट्रंप ने डॉज की जिम्मेदारी दी। ट्रंप और मस्क एक दूसरे की तारीफ करते रहे, लेकिन फिर बिग ब्यूटीफुल बिल आया और मस्क ने नाराज होकर डॉज से इस्तीफा दे दिया। दरअसल ट्रंप इस बिल के जरिए कई तरह के टैक्स सुधार करना चाहते हैं। वो 2017 से दी जा रही टैक्स छूट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओवरटाइम, टिप्स और छोटे बिजनेस को टैक्स छूट देना चाहते हैं। ट्रंप ने अमेरिकियों के भविष्य के लिए इसे जरूरी बताया है। तो मस्क इस बिल को अमेरिका को कर्ज में डुबाने वाला कह रहे हैं। वैसे ट्रंप और मस्क की दोस्ती टूटने की वजह सिर्फ ये बिल नहीं है, या ये हो भी सकता है कि ये बिल हो या कोई और डील, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप और मस्क की दोस्ती की नींव डील और एक दूसरे के फायदे पर ही टिकी थी। चुनाव से पहले दोनों को एक दूसरे के साथ में फायदा दिख रहा था। ट्रंप को मस्क के चुनाव के लिए पैसा मिला, जिसके बदले में मस्क अपने हिसाब से सरकारी नीति बनाना चाहते थे। ट्रंप ने चुनाव प्रचार में मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का खूब इस्तेमाल किया। इसके बदले में वो मस्क से अपनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना चाहते थे। इस काम में वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। मस्क के जरिए ट्रंप ने युवा वोटर्स को अपने पक्ष में किया, तो मस्क भी अमेरिका की राजनीति में खुद को मजबूत करना चाहते थे। जैसे ट्रंप किसी भी देश के साथ डील वाली दोस्ती करते हैं, उन्होंने मस्क के साथ वैसी ही दोस्ती की थी। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि मस्क का प्लान भी कुछ ऐसा ही है। मस्क अपने कारोबार के फायदे के लिए ट्रंप के साथ आए, लेकिन ट्रंप की नीतियां उनके बिजनेस को ही ले डूबी। टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका के बाजार में उतार चढ़ाव दिखा। मस्क की कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लोग टेस्ला के विरोध में सड़कों पर उतर आए। ट्रंप के मंत्रियों से भी मस्क की नहीं बनी। विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मस्क की बहस हुई तो ट्रंप ने मार्को रूबियो का पक्ष लिया। इसके बाद शॉन डफी, तुलसी गबार्ड से भी मस्क के मतभेद रहे। मस्क ने ट्रंप से वादा किया था कि वो डॉज के जरिए 18 महीने में अमेरिका के $2 ट्रिलियन बचाएंगे। बाद में मस्क ने $55 बिलियन बचाने का दावा किया, लेकिन असल में बचत सिर्फ $9 बिलियन की हुई। यानी दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे, लेकिन दोनों को ही नुकसान हुआ। वैसे भी ट्रंप की यारी किसी को रास आती नहीं है। जो लोग कभी ट्रंप के बेहद करीबी रहे, जिन्होंने ट्रंप को कुर्सी दिलाने में मदद की, आज उनमें से कई ट्रंप से दूर जा चुके हैं। एलॉन मस्क के अलावा विवेक रामास्वामी, निकी हेली, लारा लूमर जैसे लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। एलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। एक ही दिन में उन्हें कई लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मस्क ने ट्रंप से दुश्मनी मोल लेकर एक दिन में जितना पैसा गंवाया, उतना तो पाकिस्तान के पूरे साल का बजट भी नहीं है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के मुताबिक ट्रंप से भिड़ने के बाद एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर 14% तक गिरे हैं। टेस्ला का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ रुपए के घाटे में है। ये रकम पाकिस्तान के सालाना बजट से दोगुनी है। ये आज तक का टेस्ला को एक दिन में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान है। इससे मस्क की नेटवर्थ 2.83 लाख करोड़ रुपए घटी है। वैसे इतने बड़े नुकसान के बावजूद एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एलॉन मस्क के पास कितनी संपत्ति है। इतने बड़े नुकसान के बाद भी मस्क के लिए आज का दिन एक अच्छी खबर लेकर आया। एलॉन मस्क की कंपनी को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस मिल गया है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। स्टारलिंक 2022 से इसकी कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षा की चिंताओं की वजह से लाइसेंस मिलने में देरी हुई। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देता है। स्टारलिंक से गांवों और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट आसानी से पहुंच सकेगा। सत्ता में अब उस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं जिसमें पाकिस्तान के लिए साफ साफ संदेश है। आतंकवाद को विकास वाला जवाब है। पहलगाम अटैक के बाद पहली बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का कुछ इस अंदाज में उद्घाटन किया। आज सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराते हुए पीएम मोदी ने अद्भुत और बेमिसाल चिनाब पुल को राष्ट्र को समर्पित किया। चिनाब पुल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का सबसे अहम पड़ाव है, जिसे तमाम विषम परिस्थितियों और चुनौतियों को खत्म करते हुए आज भारत ने पार कर लिया है।
इस उपलब्धि का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस ब्रिज को बनाने के फैसले से लेकर उद्घाटन तक 22 वर्ष लग गए। इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान में तनाव है, पाकिस्तान लगातार कूटनीतिक शतरंज पर साजिश के मोहरे सेट कर रहा है और हिंदुस्तान ने विकास वाले चिनाब ब्रिज से आज पाकिस्तान को चेक एंड मेट कर दिया है। कश्मीर में तरक्की और तिरंगा वाला सबूत आपकी आंखों के सामने है। ये तस्वीर आज आतंकवाद प्रेमी हाफिज और मसूद के पालक और संरक्षक पाकिस्तान को बहुत चुभ रही होगी। चिनाब ब्रिज के शुभारंभ के बाद पीएम मोदी ने आज अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल कनेक्टिविटी की तस्वीर है। शिवालिक और पीर पंजाल की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से कश्मीर घाटी तक ट्रेन का ड्रीम प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की स्थिति को झेलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। जम्मू और श्रीनगर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये ब्रिज बहुत अहम है। आज पीएम मोदी ने कहा भी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। ये भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। चिनाब ब्रिज इसका एक अहम हिस्सा है। जब भी ऊंचाई का जिक्र होता है तो आपके मन में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित आईफल टावर का नाम आता होगा, लेकिन अब आपके मन में यकीनन चिनाब ब्रिज का नाम आएगा, क्योंकि ये आईफल टावर से ऊंचा है। इस ब्रिज से सफर किसी सपने के साकार होने जैसा है। चिनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है, जबकि फ्रांस का आईफल टावर 300 मीटर ऊंचा है। मतलब चिनाब ब्रिज आईफल टावर से भी 59 मीटर ऊंचा है। वहीं भारत में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो ये 182 मीटर ऊंची है। अब चिनाब ब्रिज का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। चिनाब ब्रिज की अहमियत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आजादी के 77 वर्ष के बाद भी कश्मीर बर्फबारी के मौसम में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे 44 बंद हो जाता है। जम्मू से घाटी जाने तक का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अब ये मुश्किलें, ये चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं। अब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल यात्रा कर पाएंगे। कटरा से श्रीनगर का सफर चिनाब ब्रिज से होगा। सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। सोचिए, 190 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे तक लग जाते हैं। अब चिनाब ब्रिज बनने के बाद यह सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच चिनाब नदी पर बना ये पुल भारतीय इंजीनियरिंग का एक नायाब मॉडल है। आज चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर, कश्मीरियत और आतंकवाद जैसे शब्दों के साथ पाकिस्तान पर प्रहार किया और ये संदेश दिया कि भारत आतंकवाद का जवाब एक्शन से भी देना जानता है और विकास से भी जवाब देना चाहता है। आपको बताते हैं आज पीएम मोदी ने क्या कहा। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी है। आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की और पाकिस्तान ने भारत में दंगा कराने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर कयामत बरसा दी थी। पाकिस्तान ने कश्मीर में मंदिर मस्जिद पर हमला किया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज 6 जून है। संयोग से ठीक 1 महीने पहले पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर इस तरह वार करेगा। वर्षों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर बन गई। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की
कमाई को रोकना था। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। चिनाब ब्रिज सिर्फ विकास का प्रतीक नहीं है, सिर्फ कश्मीर टू कन्याकुमारी रेल नेटवर्क का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये नायाब इंजीनियरिंग का नमूना है। इसको बनाने में एक खास केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय रेलवे में पहली बार उपयोग किया गया है। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के बाद अब पहली बार ऐसा होगा कि कटरा से श्रीनगर तक आप ट्रेन से जा सकते हैं। नॉर्दर्न रेलवे 7 जून यानी कल से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू करेगा। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की जा सकेगी। हफ्ते में 6 दिन 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी। आम लोगों के लिए चेयर कार का किराया 715 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपए है। जरा ये भी जानिए कि ये सफर कितना खास होगा, कैसी परिस्थितियों के बीच आनंदमय सफर का मजा यात्री ले सकेंगे। आपको ब्रिज की तस्वीर के साथ पुल और इस पर चलने वाली ट्रेन की खासियत भी बता दें। यात्री -40 डिग्री तापमान में सफर कर सकेंगे। 120 वर्ष तक इस ब्रिज की संचालन क्षमता है, मतलब 120 साल तक इस ब्रिज से ऐसे ही ट्रेन गुजरती रहेगी। इसको इतना मजबूत बनाया गया है। 40 किलो TNT ब्लास्ट को झेलने की इसकी शक्ति है। अगर 8 तीव्रता का भूकंप भी आता है तो इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ट्रेन की अगर बात करें तो इसमें खास हीटिंग सिस्टम है। ट्रेन में सफर के दौरान आपको ठंड का एहसास नहीं होगा। ट्रिपल एयर विंड स्क्रीन है, हर मौसम में साफ दिखेगा। एयर ब्रेक सिस्टम भी है जो हर मौसम में काम करेगा। ट्रेन के अंदर हवाई जहाज की तरह बायो वैक्यूम टॉयलेट बनाए गए हैं। चिनाब ब्रिज 30,000 मेट्रिक टन स्टील से बना है। 3 लाख नट बोल्ट का इस्तेमाल इसमें किया गया है। पीएम मोदी ने विकास वाले संदेश के साथ साथ पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि कैसे कश्मीर की जनता उसकी चाल को समझ चुकी है। उन्होंने बताया कि चिनाब ब्रिज हो या अंजी ब्रिज, ये जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म के साथ रेल कनेक्टिविटी और बिजनेस भी बढ़ेगा। पहले पाकिस्तानी आतंकी स्कूलों पर हमले करते थे, अस्पतालों को बर्बाद करते थे। अब कश्मीर की जनता ये समझ चुकी है। कटरा से श्रीनगर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन कैसी है? जब आप यात्रा करेंगे तो सफर कैसा रहेगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। TV9 भारतवर्ष की टीम आज वंदे भारत ट्रेन के अंदर पहुंची, वहां लोगों से बात की और ये जाना कि ये सफर कैसा होगा। आप खुद देखिए। हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की वंदे भारत को कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, इसके पीछे वजह है। टेम्परेचर -10 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में पूरी की पूरी वादी बर्फ से फट जाती है और उस स्थिति में भी ट्रेनों का परिचालन सही तरीके से कैसे किया जाए, इसके लिए इस वंदे भारत को स्पेशल बनाया गया है। जब ट्रेन चल रही होती है तो उसके जो विंडशील को इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि बर्फ उस पे अटके ना। इस
वंदे भारत को सिलिकॉन कोटिंग किया गया है। उसका फायदा क्या है, जिसकी वजह से जो बर्फ है वो उसको जमने नहीं देगी। मोस्ट एंटीसिपेटेड प्लान था जो 2 कटे हुए भाग है उनको जोड़ने का, और मोदी जी का जो प्रयास रहा है जोड़ने का, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। आइकॉनिक जर्नी है ये बिल्कुल। जम्मू से कश्मीर कनेक्ट हो गया है, दिल्ली से कश्मीर कनेक्ट हो गया है, पूरा JNK कनेक्ट हो गया है। इससे बेटर बात कोई नहीं हो सकती। बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये, और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जो सोचा है ड्रीम ये पूरा हो पाएगा। बहुत जिस वक्त पीएम मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर रहे थे, वहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने इस अवसर पर पीएम मोदी की तारीफ की। ये कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ, और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में थे तो लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी बिहार में थे। एक दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे राहुल गांधी के एजेंडे में 2 बात स्पष्ट दिखी। पहला, उन्होंने सीज फायर के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा, सरेंडर करने का आरोप लगाया। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि बीजेपी असली जाति जनगणना कभी नहीं कराएगी। इन 2 आरोपों के अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बिहार की नई डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया है। कहां से कहां पहुंच गए आप? पहले नालंदा में पूरी दुनिया से लोग आते थे, आज यहां से पूरी दुनिया में लोग जाते हैं। राहुल गांधी ने ये सारी बातें राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अति पिछड़ा समाज को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले राहुल गांधी माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के गांव गहलोर पहुंचे। यहां उन्होंने दशरथ मांझी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी से उन्होंने मुलाकात की। भागीरथ मांझी का हाथ पकड़कर राहुल गांधी चलते हुए दिखाई दिए। उनके साथ बैठे और कुछ देर तक बातें भी की। राहुल गांधी ने गयाजी में एक रिजॉर्ट में महिलाओं से संवाद भी किया। बिहार में इसी वर्ष चुनाव है और पिछले कुछ वक्त से राहुल गांधी बिहार में काफी सक्रिय हैं, जिसके कारण बीजेपी भी उन पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। राहुल गांधी भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया। इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह जुबान खुलती है। आज वो आ रहे हैं तो लोग इनका विरोध करेगा आने वाले चुनाव में। आप गलतफहमी में मत रहिए। ये जाति जनगणना जो करा रहे हैं ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी तो पूरा देश पप्पू मानता है। पप्पू जी आएंगे और बिहार में कांग्रेस को डुबाएंगे। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते हैं। इनका इतिहास रहा है। राहुल गांधी में यह राजनीतिक गूदा नहीं है कि वो यहाँ पर लालू जी का झंडा छोड़कर अपने दम पर खड़ा होकर चुनाव लड़के दिखा दें। राहुल गांधी कांग्रेस को लालू यादव की पार्टी का झंडा उठाने वाला बनाकर रखे हैं बिहार में पिछले 30 वर्षों से, और आने वाले समय में भी ये लोग
लालू जी और उनके बच्चे का झंडा ही उठाएंगे, ये अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। सत्ता की अगली खबर बेंगलुरु की है। यहाँ रॉयल चैलेंजर्स यानी आरसीबी के जश्न में मची भगदड़ के बाद अब एक्शन का ट्रेलर आने लगा है। लोगों के गुस्से और कोर्ट में सुनवाई के बाद सिद्धरमैया सरकार ने भगदड़ की जिम्मेदारी तय कर दी है। कल शाम से ही बेंगलुरु में निलंबन और गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस, आरसीबी और केएससीए के अधिकारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन दिख रहा है। आरसीबी भगदड़ केस में अब तक 2 स्तर पर एक्शन हुआ है। पहला एक्शन सरकार ने लिया है, दूसरा एक्शन पुलिस ले रही है। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। पुलिस ने आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सरकार ने पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया था। पुलिस ने आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर निखिल सोसाले को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। सरकार ने कमिश्नर समेत एडिशनल पुलिस कमिश्नर, कंबन पार्क थाना प्रभारी, एसीपी, डीसीपी सेंट्रल डिवीजन, केएससीए प्रभारी, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर को निलंबित कर दिया है। डीएनए इवेंट कंपनी के 3 अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी केएससीए के 2 अधिकारियों को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। हालांकि केएससीए ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसके बाद अगली सुनवाई तक के लिए उन्हें राहत मिल गई। इस बीच एक और पीड़ित परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें आरसीबी और केएससीए को जिम्मेदार ठहराया गया है। Retired High Court Judge of Karnataka, Justice Michael Kuna, and told the Commission to give the report in 30 days. And I also instructed DGP of the state and DGP and IGP of the state to arrest immediately RCB representative, DNA event managers and the person representing KSCA. वैसे तो बीजेपी इस मामले में सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन भारत में किसी हादसे की जिम्मेदारी लेकर राजनीतिक नेतृत्व की इस्तीफे की परंपरा शायद खत्म होती जा रही है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने पिछले 24 घंटे में डैमेज कंट्रोल करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लिया है। फिर चाहे बेंगलुरु जैसे शहर के पुलिस कमिश्नर को निलंबित करने की बात हो या फिर आरसीबी के अधिकारियों की गिरफ्तारी की बात हो, इस एक्शन से अधिकारियों की जिम्मेदारी तो तय हो गई, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? क्या पुलिस कमिश्नर या आरसीबी के अधिकारी सब कुछ अपने मन से कर रहे थे? उन पर राजनीतिक नेतृत्व और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था? क्या सीएम और डिप्टी सीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? वैसे भी जब बाहर भगदड़ मच रही थी तो अंदर जश्न चल रहा था और चलता ही जा रहा था, भले ही बाहर कितनी भी लाशें गिर गई हो। आज हर व्यक्ति के हाथ में फोन है और फोन में सोशल मीडिया ऐप्स मौजूद हैं। सूचनाएं बिजली से तेज गति से पहुंचती हैं। ऐसे में जो नेता, अधिकारी और ऑफिसर अंदर थे, उन तक भी भगदड़ की बात पहुंची तो जरूर होगी, लेकिन जश्न रुका नहीं, धूमधाम से चलता रहा। ये संवेदनहीनता कहीं ना कहीं तो दर्ज होनी ही चाहिए। ये सब देखकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लोकप्रिय पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा था, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।